गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, पॉलिटी। तो पहला टॉपिक हमने लिया आज भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान के विकास में सर्वप्रथम आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले कौन सी ईस्वी बना, तो वो इम्पोर्टेंट है 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला बनाया गया कानून था जो भारत के ऊपर लागू हुआ था। उसके बाद जब यह कानून बना था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के समिति द्वारा 1773 में यह एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य जो उद्देश्य यह था कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है और कुशासन है उसको दूर किया जाए। तो यहाँ से जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये है कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना तो वहाँ का ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ था। 1773 ईस्वी में ये रेगुलेटिंग एक्ट बना था। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। नेक्स्ट है इसी एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में ही मद्रास और बम्बई दोनों उसके अंतर्गत आ गए। और कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो यहीं से ये वर्ड गवर्नर जनरल आ गया। सबसे पहले हम जो कलकत्ता के जो गवर्नर थे, पहले 3 गवर्नर हुआ करते थे। मद्रास के अलग गवर्नर, बम्बई के अलग गवर्नर और कलकत्ता के अलग गवर्नर। फिर क्या किया गया कि इन दोनों गवर्नरों को इस कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और इस कलकत्ता के जो गवर्नर थे उसका नाम जो है, उसका जो पद का नाम है, उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल और उसके परिषद इंग्लैंड में जो निदेशक बोर्ड थे उसके प्रति उत्तरदायी थे। निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे गवर्नर जनरल। सबसे महत्वपूर्ण काम इस एक्ट में यह हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सीजीएल के एग्जाम में कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें 4 सदस्य गठित किए गए थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल बंगाल प्रेसिडेंसी का वॉरेन हेस्टिंग्स था। और इसकी परिषद में 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल के परिषद में थे। एक्ट के तहत भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे पहली बार, वे सर एलिजा इम्पे। तो इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इस एक्ट का जो उद्देश्य था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भ्रष्टाचार शासन को दूर करना था। मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा गया। और गवर्नर जनरल और जो इसके परिषद थे वे निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थे जो कि इंग्लैंड में स्थित था। और इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था और उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट एक एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट बना था उसकी खामियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यानी व्यापारिक चीज़ें अलग हो गई और राजनीतिक कार्यकलाप अलग हो गए, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के वाणिज्य संबंधी को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामले को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। तो केवल वाणिज्य को छोड़ दिया गया, जो वाणिज्य संबंधित थे, जो व्यापार संबंधित उनको छोड़ करके जो भी सैनिक या असैनिक या राजस्व संबंधी जो भी नियंत्रण थे वे नियंत्रण बोर्ड के अधीन किया गया। और इसी समय देद शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान
थी। तो देश शासन सबसे पहले कब लगा था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से देश शासन लगा था और यह 1858 तक रही थी। नेक्स्ट एक एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन था, जो उनकी तनख्वाह थी, वो भारतीय कोष से मिलने लगा था। तो भारतीय कोष से कब मिलने लगा था? 1793 के चार्टर एक्ट से। 1793 के चार्टर एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो वेतन है, अधिकारियों का वेतन है, वो भारतीय कोष से मिलने लग गया था। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट है 1813, इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत जो एक अधिकार था भारतीय व्यापार का, कंपनी को जो एक अधिकार मिला था उसको समाप्त कर दिया गया। केवल चीन से व्यापार का अधिकार और चाय के व्यापार का अधिकार, यह एक अधिकार बना रहा। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोपोली। यह मोनोपोली कंटिन्यू बना रहा चीन के व्यापार में और चाय के व्यापार में 1813 के चार्टर एक्ट से। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वानों भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया। तो ये एक कुछ सराहनीय कार्य किया गया भारतीयों के लिए, ताकि उनके साहित्य को सुधारा जा सके 1813 के चार्टर एक्ट से। फिर ये 1813 के चार्टर एक्ट से एक काम और किया गया कि जो लगातार जो 20 वर्षों वाला जो स्टार्टिंग किया गया 1793 में, उसे फिर बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, ये संविधान के निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत हैं। इसके अंदर संविधान के निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत है, इस एक्ट में मिलते हैं। तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो भी पहली बार संविधान का निर्माण में जो भी संकेत मिले, वो फर्स्ट एक्ट वो 1833 के एक्ट से मिला, 1833 के एक्ट से। तो 1833 का एक्ट इसके अंदर महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान का संकेत पहली बार मिलता है इसके अंदर। 1833 के एक्ट से एक कार्य यह किया गया कि जो व्यापारिक अधिकार था कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कंपनियों का काम व्यापार करना नहीं रह गया, अब व्यापार करना नहीं रह गया। तो क्या करना था कंपनियों का? उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे, केवल राजनीतिक कार्य करने थे और व्यापारिक कार्य नहीं करने थे। 1833 के एक्ट से, 1833 के एक्ट से क्या करना था? केवल राजनीतिक कार्य करना था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। 1833 के एक्ट से क्या किया गया? भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। अब तक जो बंगाल का गवर्नर, जिसे गवर्नर जनरल कहा गया, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के एक्ट से। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण है कि किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बना? तो 1833 के एक्ट से। और पहला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य भी जोड़ा गया। परिषद जो था, जो पहले परिषद बना हुआ था गवर्नर का, उसको विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारत परिषद कहलाने लगे। भारत सरकार किसे कहा गया? गवर्नर जनरल को। और भारत परिषद किसे कहा गया? गवर्नर जनरल की परिषद को। भारतीय कानूनों के लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो यह 1833 के एक्ट के द्वारा ही एक विधि आयोग, लॉ कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट आता है 1853 का 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 का चार्टर एक्ट। और यह एक्ट जो था वो अंतिम था, लास्ट था एक्ट। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया बंगाल के लिए। विधायी परिषद और कार्य परिषद को अलग अलग कर दिया गया, जो भी विधायी परिषद और कार्य परिषद अलग अलग कर दिया गया। और संपूर्ण भारत के लिए
एक विधानमंडल की स्थापना की गई। तो विधानमंडल की स्थापना कौन से एक्ट से की गई थी? 1853 के एक्ट से। इसलिए ये एक्ट इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कि विधानमंडल की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट से की गई थी। फिर नेक्स्ट आता है भारतीय शासन अधिनियम 1858। तो 1858 का यह अधिनियम है। इससे पहले 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद यह अधिनियम बना था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत की सत्ता चली गई और यह ब्रिटिश काउन के हाथों में आ गई। ठीक है। तो इस एक्ट को भारत के उत्तम प्रशासन का एक्ट भी कहा जाता है, दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस अधिनियम द्वारा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसमें देश शासन प्रणाली लागू की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो देश शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम से। इस संदर्भ में यहाँ महत्वपूर्ण है ये बातें। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, यानी बनाया गया। तो एक राज्य सचिव का पद बनाया गया जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और उसकी एक परिषद थी जिसको हम भारत परिषद के नाम से जानते थे। भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। तो पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। तो यदि हम हिस्ट्री में देखते हैं, सबसे पहले 1773 के एक्ट में क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1833 के एक्ट में क्या हुआ? उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1858 के एक्ट में भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो पहला वायसराय बना वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ महत्वपूर्ण है। जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, आपको बताना होगा कि पहला जो भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का पद। जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था। सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल का जो पद था वो सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था और सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसी कारण से हम वायसराय कहा गया था। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम में जो कार्यपालिका थी गवर्नर जनरल की, उसको विस्तार किया गया। उसमें पहले 4 सदस्य थे, 5 सदस्य शामिल किया गया जो कि विधि वेत्ता था, यानी विधि से संबंधित उससे ज्ञान था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी उनकी नींव पड़ी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। कौन से एक्ट से? 1861 के एक्ट से। तो हम 1861 के एक्ट पढ़ रहे हैं। 1861 के एक्ट से, यानी भारत शासन अधिनियम 1861 जो एक्ट था, उसके एक्ट से अध्यादेश का अधिकार मिला गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पे विधान परिषद की स्थापना हो रही है। कहाँ कहाँ? एक तो बंगाल में, दूसरा उत्तर सीमा प्रांत में और तीसरा पंजाब में। 3 विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्राप्त हो गई थी। अब नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 1892। तो इस परिषद में जो सदस्य थी उसको बढ़ा करके कम से कम कितना कर दिया गया? 10 फिर बढ़ाया गया और फिर 16 कर दिया गया। और प्रांतीय परिषद में भी संख्या को बढ़ा दिया गया। उसके बाद परिषद के शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के एक्ट में। तो 1892 के एक्ट में शुरुआत की गई थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1892 के एक्ट में। अब नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है
कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था, 1909। या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कौन सा रिफॉर्म कहा जाता है, तो पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहा जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 1909 के अधिनियम में भारतीयों को विधि निर्माण, यहाँ पे विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो विधि निर्माण और प्रशासन में भारतीयों को कुछ अधिकार मिला। नेक्स्ट है इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय, पहली बार फर्स्ट टाइम मुस्लिम समुदायों के लिए क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि पहली बार मुस्लिम को कब पृथक निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था, तो 1909 ईस्वी में। या फिर कब पृथक निर्वाचन मंडल जो किससे संबंधित है, तो पार्लियामेंटो रिफॉर्म से संबंधित है। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय शक्ति को बढ़ाया, केंद्रीय और प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों के बजट विवेचना करने और उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया, 1909 के पार्लियामेंटरी रिफॉर्म से। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनता है, सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। तो भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई थी, 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट रिफॉर्म है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये भी ऐसे ही आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ये किससे संबंधित है, 1919 किससे संबंधित है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में क्या हुआ था, 20 सदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद, जिसको राज्यसभा परिषद या उच्च सदन कहा गया, जो इस टाइम इसे हम राज्यसभा कहते हैं। केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन या वाले द्वितीय विधानमंडल की, निम्न सदन को हम क्या कहते हैं इस समय, लोकसभा कहते हैं। तो उच्च सदन और निम्न सदन की स्थापना की, उच्च सदन को राज्य परिषद, निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा वाले द्वितीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 की गई थी और 34 सदस्य में निर्वाचित होते थे और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता था। ये तो हो गई राज्य परिषद उस सदन की बात करते। अब बात करते हैं केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन की। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 145, और इसमें 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल कितना होता था, 3 वर्ष। अब इस समय अगर देखा जाए तो इस समय ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और इस समय ये जो है, इस समय ये क्या है, लोकसभा है, इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ठीक है, आज के समय में अगर हम कंपेरिजन करें तो, तुलना करें तो। सदस्यों का चुनाव, ये हम 1919 का एक्ट अधिनियम पढ़ रहे हैं। सदस्यों का चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता था। ये 1919 का है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। अहर्ताएँ सांप्रदायिक समूह निवास संपत्ति पर अहर्ता है, यानी अगर निर्वाचन करना है तो क्या चाहिए, एक सांप्रदायिक समूह निवास और संपत्ति होना चाहिए। देश शासन जो है, इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, देश शासन की पद्धति शुरू की गई। तो देश शासन की पद्धति शुरू की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम से, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला विषय था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में क्या आता था, वित्त, भू राजस्व, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस प्रशासन और उद्योग। हस्तांतरित विषय में आते थे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, माप तोल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, आबकारी। नेक्स्ट है आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने कार्य परिषद द्वारा करता था। जो भी आरक्षित विषय हैं वो गवर्नर जो है कार्य परिषद के द्वारा करता था। इसी हमारा आरक्षित विषय हैं, तो इसमें गवर्नर और इनके परिषद ये दोनों मिलके करते थे। और जो हस्तांतरित विषय हैं उसका प्रशासन निर्वाचित सदस्य करते थे। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। साथ ही पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति का गठन हुआ। तो इसी अधिनियम के द्वारा, कौन सा अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और लोक लेखा वित्त समिति का गठन हुआ था।
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और उसकी सिफारिश जो है मॉन्टफोर्ट सिफारिश 1918 में की गई थी। अब नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। तो 1920 और 1935 के बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन अधिनियम 1935 बना। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2 अगस्त 1935। 2 अगस्त 1935 को ये विधेयक पारित हुआ था और ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था, यानी अधिनियम था। इसमें कितने भाग थे? तो 14 भाग थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग थे? 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियाँ थीं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इसी अधिनियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया था। तो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान भले ही 1935 में रख दिया गया हो, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, यानी नहीं बन पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रांतों में देश शासन को समाप्त करना। तो यहाँ पे देश शासन को समाप्त किया गया था। कहाँ पे? प्रांतों में। कौन से एक्ट से? 1935 के एक्ट से प्रांतों में देश शासन का समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी। पूर्ण उत्तरदायी सरकार। तो देश शासन तो लागू तो कहीं ना कहीं किया हो गया होगा। तो देश शासन कहाँ लागू किया गया? केंद्र में। देश शासन अब केंद्र में लागू किया गया। सुरक्षा, विदेशी संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया। अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। मतलब पहले क्या होता था, जो अगर उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अगर अपील दायर करना है तो प्रिवी काउंसिल जाना पड़ता था। तो उसी का एक यहाँ पे एक विकल्प दिया गया, संघीय न्यायालय। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में की गई थी। 1935 में की गई थी प्रिवी काउंसिल के स्थान पर, जो कि लंदन में थी। और इसी जो आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो यह 1935 के अधिनियम से क्या किया गया था? बर्मा को भारत से अलग कर, बर्मा जो कि पहले तब का म्यांमार था, उसको अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए थे। उड़ीसा को और सिंध को भी अलग किया गया था बंगाल से। उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, सिंध को पंजाब से। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार दिया गया। देखो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का कितना विस्तार किया गया, कितना भेदभाव किया गया सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री को प्रीमियर और मंत्री से पहले मिनिस्टर कहा जाता था। मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया। तो ये प्रधानमंत्री मंत्री शब्दों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अब नेक्स्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947। तो 1947 ये माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? पहली महत्वपूर्ण बातें हैं, ये तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था ये माउंटबेटन योजना के आधार पर था। और जो विधेयक जो पारित किया गया 18 जुलाई 1947, ये तारीख महत्वपूर्ण जो हमें याद करनी चाहिए। और यह योजना जो प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 को, 1947 को। इस अधिनियम में दो डोमिनियन बने थे, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। पाकिस्तान को जो तारीख निर्धारित की गई थी आज़ादी के लिए वो 14 अगस्त थी और भारत के लिए 15 अगस्त 1947, तो सभी को याद होगा। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए गए थे, यानी बंगाल में भी 2 प्रांत बनाए गए थे, पंजाब में भी 2 प्रांत बनाए गए थे, उसका प्रावधान किया गया था। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था, यानी पूर्वी बंगाल और सिंध और सिलहट को पाकिस्तान में सम्मिलित करना था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश काउंट का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो जाना था, यानी इस एक्ट द्वारा 1947 के एक्ट द्वारा 15 अगस्त को 1947 को ही ब्रिटिश काउंट का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतें इन दोनों डोमिनियनों में से किसी एक में शामिल हो सकती थी। ये लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ थी कि जो भारतीय रियासतें थी लगभग 500 कुछ 56 या 66 के आसपास में रियासतें थी, लगभग 500 प्लस। तो इन रियासतों को अधिकार दिया गया वो तो या तो भारत में या फिर पाकिस्तान में किसी भी एक डोमिनियन में शामिल हो सकें।
दोनों डोमिनियनों के लिए अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी। महामहिम का तात्पर्य है यहाँ की ब्रिटिश का राजा, किंग ऑफ ब्रिटेन का राजा स्थापना वो नियुक्ति करती है। दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग करने का अधिकार भी दिया गया। दोनों राज्यों के लिए अपने पृथक संविधान सभा का गठन का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण के लिए सर रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। तो ये सर रैडक्लिफ के नाम से ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उससे सर रैडक्लिफ ही कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि कोई कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट में बताएं। आज के लिए